हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आसान है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे, लास्ट वीडियो में हमने 30 तक ऑब्जेक्टिव को देखा था, एक्सप्लेन भी हमने किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिएगा 31 से, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग 31 से शुरू करते हैं और वीडियो का पूरा देखिएगा, वरना आपके इतने क्वेश्चन के साथ साथ मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ, हल करता हूँ, वो आपसे छूट जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से यदि हम 30 प्रश्न पढ़ते हैं और साथ में उसका यदि हम सॉल्यूशन लेते हैं, एक्सप्लेनेशन लेते हैं, तो इससे हमारा कम से कम 50 क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि क्रोमियम जिसकी परमाणु संख्या दी हुई है Z = 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। यानी कि 24 होना चाहिए। अब देखिए, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। सबसे पहले 3d4 दिया है, 4s2 दिया है, 3d5 दिया है, 4s1 दिया है, 3d6, 4s0 और इनमें से कोई नहीं। तो क्रोमियम आपको पता है एक्सेप्शनल केस है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करते हैं, तो लिखते हैं आर्गन 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 4s2 होना चाहिए था, 4s2 होना चाहिए। और उसके बाद 3d 18 2 20 4 24 ऐसे होना चाहिए था। नॉर्मली ऐसे होता है, 4s में पहले भर देते हैं, उसके बाद 3d में जाते हैं। परंतु क्रोमियम के केस में आपको पता होगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है। 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है 3d में और 4s1 हो जाता है और 3d 5 हो जाता है। मतलब हम कैसे लिखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक बस लिखते हैं 4s1 और 3d 5, ठीक है। और इसी प्रकार आप ध्यान रखोगे, इसलिए तो दिया गया, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब देखिए 4s1 3d5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार फ्रेंड्स आप याद रखोगे कि एक जो आपका 29 नंबर पे आता है ना कॉपर, उसका भी ऐसा ही होता है। 4s में 2 नहीं भेजेंगे और 4s में 1 होता है और डी में 3d में 1 भेज देते हैं। तो उसका कैसे होता है जी, तो इसका बी आंसर सही है। अगला देख लीजिए, एक आपको कॉपर का देख लो, वो भी पूछा जा सकता है आपसे। देखिए कॉपर आता है 29 नंबर पे, तो कॉपर का क्या होता है, तो कॉपर का हम लिखते हैं आर्गन 18 आर्गन 18। 4s में 2 नहीं, 4s में 1, ठीक है। और 3d में चला जाएगा कितना, 18 1 19 और ये हुआ आपका 10 29, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका किसका है, तो ये आपका कॉपर का है। और कॉपर और क्रोमियम दो जो हैं ये एक्सेप्शनल केस हैं, नहीं तो बाकी सब में कैसे होता है, तो बाकी सब में 4s2 होता है और उसके बाद 3d में भरते हैं, ठीक है। चलिए, भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है। तो आपको पता होगा लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, संक्रमण तत्व, मुद्रा धातु। तो ये 4f में क्रमिक रूप से किस में भरता है, तो क्रमिक रूप से भरता है आपका ये लेंथेनाइड का है। किसका है फ्रेंड्स, लेंथेनाइड का। इसी प्रकार एक और सवाल बन सकता है कि किन तत्वों में जो ये 4f यहाँ दिया गया है, दिया जा सकता है कि 5f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रम रूप से भरते हैं। तो जब 5f की बात की जाएगी, किसमें, 5f में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिनाइड। अभी 4f का आंसर क्या है, लेंथेनाइड। लेंथेनाइड को हम 4f श्रेणी भी कहते हैं, तो इससे आप याद रख पाओगे, ठीक है। इससे आप याद रख लीजिएगा, लेंथेनाइड को हम 4f श्रेणी भी कहते हैं और एक्टिनाइड को हम 5f श्रेणी भी कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि FeCN6 3- में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। तो Cn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, आपको पता है। Cn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। तो Cn का -1 और Cn कौ गो है, 6 गो है, तो -6 और बराबर में टोटल पे कितना चार्ज है, -3। और निकाल किसका रहे हो, Fe का, तो Fe का आप क्या करोगे, x मान लोगे, तो हो जाएगा आपका x प्लस -1 × 6 बराबर -3 हो जाएगा। और -1 × 6 को करोगे तो -6 हो जाएगा, उधर भेजिएगा +6 हो जाएगा, तो +6 में से -3 जाएगा तो +3। तो क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर +3। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 34 नंबर। CuNH3 चार्ज दिया है उस टोटल, और टोटल पे +2 चार्ज में प्रसंकरण होता है। तो ये तो लंबा बनेगा, काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, आप याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। अगर आपने सॉल्व किया होता है आपको याद होना चाहिए, ये होता है DsP2। क्या होता है, DsP2 होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है। कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा और निकेल। तो विटामिन B12 में क्या होता है, विटामिन B12 में
विटामिन B12 में क्या होता है, तो कोबाल्ट होता है, आपको याद होगा। और इसी प्रकार एक और पूछता है कि मैग्नीशियम धातु किस में होती है, तो मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। अगर इसका पूछा जाए कि मैग्नीशियम किस में होता है, तो मैग्नीशियम जो है ये होता है क्लोरोफिल में। किस में होता है, क्लोरोफिल, आपने पढ़ा होगा बायो में, क्लोरोफिल में होता है, ठीक है, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। और विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। चलिए, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, ये आपने देखा होगा क्वेश्चन बैंक में या सेंटर एग्जाम वगैरह की परीक्षा में देखा होगा कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, क्या कौन सा घटक होता है, तो मैग्नीशियम, ये भी याद रखोगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं है, किसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आपको याद होगा तो कमेंट करके बताइए किसकी चतुष्फलकीय नहीं है। चारों को सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने आंसर को याद नहीं किया है, चारों सॉल्व करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा समय लगेगा, इसलिए आप पे मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है। तो आपको पता है ये एथिल ब्रोमाइड क्या बनता है, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथिलीन। तो एथिल ब्रोमाइड क्या है, तो एथिल ब्रोमाइड जिसका सूत्र आप लिख सकते हो अनुसूत्र C2H5Br, आपको पता है ना, ये एथिल ब्रोमाइड है। और इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आप बताओ क्या बनेगा। तो आपको ध्यान होगा फ्रेंड्स कि ये जो रिएक्शन है ये आपका ऊर्जा अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊर्जा अभिक्रिया है। ये RX है ना, एल्किल हैलाइड, और ये सोडियम धातु शुष्क ईथर में ऊर्जा अभिक्रिया है। ध्यान रखोगे ऊर्जा अभिक्रिया। और ऊर्जा अभिक्रिया में ध्यान रखोगे कि जितना कार्बन से रिएक्शन कराते हैं उसका डबल होता है और एल्केन बनता है। तो यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का डबल क्या होगा, 4 कार्बन, और 4 कार्बन का एल्केन क्या होता है, ब्यूटेन होता है। तो इसके रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, इसका 2 अणु चाहिए, इसका 2 अणु होगा और 2 N है, इसका 2 अणु, इसका कितना अणु, 2 अणु। तो इसमें से 2 अणु, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, मतलब C4H10 हो जाएगा इतना, और C4H10 ब्यूटेन है, और 2 Br और 2 Na अलग हो जाएगा, मतलब 2 NaBr अलग हो जाएगा। तो कुल मिला के आप डायरेक्ट ध्यान रखोगे कि जब भी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई जाए, किससे कराई जाए, सोडियम धातु से, तो एल्केन बनता है और ये ऊर्जा अभिक्रिया है, और जितना कार्बन दिया होगा उसका डबल कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चितता के रूप में होता है, तो आप याद कर लो इसे, क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चितता के रूप में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें किसी लॉजिक की आवश्यकता नहीं थी। निम्नलिखित में कौन क्लोरल का सूत्र है, इसमें भी किसी लॉजिक की आवश्यकता नहीं है। क्लोरल का सूत्र क्या होता है, CCl3CHO, CCl3CHO, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आप स्वयं एक नोटबुक ले लीजिए, ठीक है, एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और वहाँ पे बैठ के घर पे, यानी आप इसको चेक कीजिए कि आप कितना बना रहे हैं, ऑप्शन अपना देखिए, ठीक है। वीडियो रोक कर देखिए यदि आपको समय लग रहा है बनाने में तो, लेकिन आप खुद से बनाइए, खुद से देखिए कितना लाते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न है, जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है। तो एल्कोहल की अभिक्रिया ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये क्या है, आपको पता होगा, इतना को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब एल्कोहल से अभिक्रिया करेगा तो इसमें का जो OH है ना, इसमें का OH, एल्कोहल का OH, देखिए एल्कोहल का OH, ठीक है, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का MgX, OH MgX, ये बन जाएगा Mg, क्या बन जाएगा, MgOHX, ये अलग हो जाएगा। तो MgOHX अलग होगा तो क्या बनेगा, यहाँ CH3 और ये जाकर जुड़ेगा CH3, मतलब एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H6, मतलब एथेन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, एथेन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समान सूत्र जो एल्केनाल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है। एल्केनाल का मतलब क्या होता है, एल्केनाल, आल, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, द जनरल फार्मूला विच प्रेजेंट्स द होमोलोजस सीरीज ऑफ एल्केनाल इज, इसमें से कौन सा है ऑप्शन नंबर, तो एल्केनाल यानी एल्कोहल, एल्कोहल है ये ना, अंत में एल्कोहल है ये, अंत में OL होता है। अब एल्कोहल का समान सूत्र नॉर्मली आपको पता होगा ऐसे होता है, CnCnH2n+1OH, ये होता है एल्कोहल का समान सूत्र। लेकिन ये तो दिया नहीं है, ये तो दिया नहीं है, समस्या है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो H2n+1 है, अगर ये वाला H हम यहाँ ला देते हैं तो हो जाएगा H2n+2, और ये वाला O बच जाएगा। तो H2n+2 कहाँ दिया है, CnH2n+2 और O, ये हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा,
CnH2n+2O। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, एथेनॉल का समवायी निम्नलिखित में कौन होगा? एथेनॉल का समवायी निम्नलिखित में कौन होगा? तो आप बताइए, एथेनॉल जो है, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? एथेनॉल का होता है C2H5OH। ये एथेनॉल का फॉर्मूला है, इसी को हम एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, इथेनॉल का समवायी कह रहा है, तो आप बताओ इसे कैसे लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो, इस H को अगर यहाँ लिखोगे तो C2H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2H6O। C2H6O हो सकता है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ध्यान से आप, C2 ये वाला H यहाँ कर दो, H6O लिख सकते हो। कहो सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब C2H6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, देखिए, अब C2H6O आया, इसके तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। C2H6O आया था ना, क्या आया था? C2H6O, C2H6O आया था। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड O और फिर CH3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए तो ध्यान से, अब आप बताओ, देखो C2H6O क्या हो गया? डाई मेथाइल ईथर हो गया क्या? देखो, तो इसका समवायी एथेनॉल का क्या हो सकता है? डाई मेथाइल ईथर हो सकता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा? डाई मेथाइल ईथर, ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक कौन है? तो यह तुमको याद करना पड़ेगा, ये आप याद रखोगे। ल्यूकास अभिकर्मक होता है अनाद्र ZnCl2 प्लस HCl का मिश्रण। अनाद्र ZnCl2 प्लस HCl के मिश्रण को क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है 75% एल्कोहल, 95.5% एल्कोहल, 56% एल्कोहल और 100% एल्कोहल। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितना % एल्कोहल होता है, बेसिकली आपको बताना है। इसका भी आप आंसर दीजिए कमेंट करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम दोनों को बेसिकली CnH2nO के द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। CnH2nO के द्वारा, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को CnH2nO के द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप थोड़ा सा आइडिया लगाओगे, दोनों का समान सूत्र लिख कर तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में क्या प्राप्त होता है? तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, यहाँ देखिए आप, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आपको पता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3CH, इधर भी CH3 और ऊपर हो जाएगा OH। यही तो है, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, CH3CHOH CH3, यही तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। और ये क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल है ना। और आपने डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। क्या बनता है? कीटोन। अब यहाँ 3 कार्बन का एल्कोहल है ना, तो 3 कार्बन का कीटोन क्या होता है? एसीटोन होता है। 3 कार्बन का कीटोन क्या होता है? एसीटोन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? तो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को यदि आप गर्म करोगे तो आपको मिलेगा एसीटैल्डिहाइड। क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CH3CHO, ये मिलेगा CH3CHO। और इसी को हम एल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं अथवा एथेनॉल कहते हैं। इसको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। इसको हम एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, एसीटैल्डिहाइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एसीटैल्डिहाइड, एसीटॉल्डिहाइड ये कह सकते हैं। या इसी को हम IUPAC नाम में इथेनॉल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इथेनॉल, यानी कि AL, ऐसे ये भी कह सकते हैं। आप बताइए ऑप्शन में क्या दिया है? यहाँ दिया हुआ इथेनॉल, डी में दिया है इथेनॉल, तो आपका हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर, C6H5MgBr का निम्न के साथ क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? इसे भी आप याद रख लीजिए। ये आपका सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है, वो होता है आपका एल्डिहाइड, यानी कि एसीटैल्डिहाइड दिया है, और उसके बाद आपका कीटोन, और उसके बाद ये। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले होगा आपका ये 1 नंबर में होगा, उसके बाद ये 2 नंबर में होगा, उसके बाद ये 3 नंबर में होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया है। ये वाला 1 नंबर यानी 2 नंबर है, 2 नंबर पहले, फिर 3 नंबर, फिर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर, कि निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है?
तो मेथनोइक अम्ल इसमें होगा, ये कार्बोक्सिलिक समूह का सदस्य है। मेथनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल भी है, बेंजोइक अम्ल भी होगा, बेंजीन रिंग। बेंजोइक अम्ल कैसे होगा, बेंजीन रिंग हो जाएगा और बेंजीन रिंग के ऊपर हो जाएगा COOH, इसमें भी कार्बोक्सिलिक समूह है। पिक्रिक अम्ल, देखिए ध्यान दीजिए दोस्त फ्रेंड्स, आपको लग रहा है पिक्रिक अम्ल है तो इसमें ये वाला समूह होगा, नहीं, पिक्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता है। पिक्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पिक्रिक अम्ल का हमारा स्ट्रक्चर होता है, देखिए बेंजीन रिंग 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं। पिक्रिक अम्ल बेसिकली फिनॉल है। पिक्रिक अम्ल क्या है, फिनॉल है, ऐसे इस तरीके से 2,4,6 ये हो गया आपका, यहाँ पे हो जाएगा OH, ठीक है, ये फिनॉल हुआ। इसमें एक बार 2 पे लगाइए, 2 पे 2 नंबर पे लगाइए NO2, ठीक है, 4 पे लगाइए NO2 और 6 पे लगाइए NO2, मतलब 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समूह है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में समूह क्या होता है, तो ये होता है सिंगल बॉन्ड COOH, ये होता है ना। अब ये किसका समूह है आप बताओ, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड COOH को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें का O अलग करके हम इसको CHO कर सकते हैं, यानी कि एल्डिहाइड हो सकता है। क्या होगा, एल्डिहाइड, तो इसका आंसर एल्डिहाइड याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है कि किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ देखिए फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच जो अंतर किया जाता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा किया जाता है, याद रख लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, जब फॉर्मिक अम्ल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तब निम्नलिखित में क्या बनता है। ऑप्शन दिया है CO2 गैस निकलती है, ये दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दिया है। तो देखिए फॉर्मिक अम्ल का स्ट्रक्चर क्या होता है, HCOOH, यह है फॉर्मिक अम्ल। और जब इसको H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो H2SO4 क्या करेगा, H2SO4 क्या करेगा, तो H2SO4 फॉर्मिक अम्ल में से जल को सोख लेगा। क्या करेगा, जल को सोख लेगा। यहाँ देखिए फॉर्मिक अम्ल सल्फ्यूरिक जो अम्ल है ये जल को अवशोषित कर लेगा, ये यानी कि ये H निकाल दो और यहाँ से OH निकाल दो, तो क्या बचेगा CO। तो कौन सी गैस निकलेगी, CO गैस, ठीक है, कौन सी गैस, CO गैस। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, CO गैस दिया हुआ ऑप्शन नंबर D में, ये हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। तो एकदम बेसिक सा प्रश्न है ये, तो आप बता सकते हो, आप बताइए कमेंट करके। अगला प्रश्न देखिए, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोस अम्ल से कराने पर क्या बनता है। तो एथिल एमीन की अभिक्रिया अगर आप नाइट्रोस अम्ल से कराते हो तो आपको मिलेगा क्या, एथिल एल्कोहल मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान समझिए, एथिल एमीन कह रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, C2H5NH2, यह है एथिल एमीन। इसकी अभिक्रिया किससे करा, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल का होता है HNO2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं HNO2 HNO2 ये हो गया O और ये हो गया O, ये हो गया आपका नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का क्या होता है, HNO2 होता है, HNO2, देखिए O2 हो गया। अब एथिलेमिन में क्या होता है कि जब इसकी अभिक्रिया कराओगे नाइट्रस अम्ल से तो यहाँ ध्यान दोगे, ये वाला N और ये वाला N निकल जाता है, ध्यान दे रहे हो आप, ये दोनों निकल जाएगा N2 बन के, और यहाँ का H2, यहाँ का H2, इसमें का एगो O, यहाँ का H2 और इसमें का एगो निकल जाएगा H2 बन के, तो यहाँ क्या बच रहा है OH, और ये OH आकर जुड़ जाएगा तो C2H5OH, मतलब क्या हुआ आप बताओ क्या हुआ, इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaOH के साथ कराने पर क्या बनता है। तो एसीटामाइड आपको तो पता होगा, एसीटामाइड क्या होता है, RCONH2, एसीटामाइड क्या होता है RCONH2, ये एसीटामाइड है। और इसकी अभिक्रिया Br2 ब्रोमीन Pr2 प्लस कोई भी क्षार, यहाँ NaOH दिया है, के साथ कराओगे तो क्या बनेगा। तो ये बेसिकली एमीन बनाने की विधि है, मेथाइल एमीन बनाने की विधि है। कौन सी विधि है, मेथाइल एमीन बनाने की। इस अभिक्रिया का क्या नाम है, ये आप बताइए हमें कि इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेथाइल एमीन। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में किस में एल्काइलेशन संभव है। तो एल्काइलेशन जो होता है वो याद रख लीजिए आप, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
57 नंबर, निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? तो आपको पता है सबसे मीठा क्या होता है? प्राकृतिक रूप से अगर बात किया जाए तो सबसे मीठा फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है प्राकृतिक शर्करा में। और यदि हम कृत्रिम में बात करें तो कृत्रिम में सबसे मीठा सैकरीन होता है। क्या होता है? सैकरीन होता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में कौन स्टीरॉयड से संबंधित है? तो स्टीरॉयड से संबंधित क्या होता है? ये होता है विटामिन डी। कौन होता है? विटामिन डी। देखिए ऑप्शन में होगा विटामिन डी, कर लीजिएगा ठीक, इसका आंसर विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ दिया था डी ऑप्शन। निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता? तो शरीर क्या नहीं बनता है? तो आपको पता होगा कि हार्मोन हमारे शरीर में है, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, प्रोटीन भी होता है, एंजाइम भी होता है। क्या? विटामिन नहीं बनाता है शरीर, विटामिन को बाहर से लेना होता है। नेक्स्ट देखिए, डीएनए और आरएनए में समान भस्म है। ये तो आपने बायो में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। डीएनए और आरएनए में समान भस्म क्या है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये वाला तीनों, यानी कि ये समान भस्म है। और अलग अलग कौन होता है? तो आरएनए में यूरेसिल होता है। आरएनए में विशिष्ट भस्म क्या है जो कि अलग होता है? तो आरएनए में होता है यूरेसिल, आरएनए में यूरेसिल होता है। और डीएनए में थायमिन होता है। क्या होता है? डीएनए में थायमिन। डीएनए में अगर विशिष्ट भस्म पूछा जाए जो अलग होता है तो वह है थायमिन। क्या है? थायमिन। और आपका आरएनए में क्या है? आरएनए, आरएनए में होता है यूरेसिल। ठीक है, आपको पता होगा। चलिए अगला देखते हैं कि पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक कौन है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक जो होता है वो होता है विनाइल क्लोराइड। क्या होता है? विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये वाला, इस तरीके से। ठीक है, विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर यही है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अगला देखिए, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये तो छोटी सी परिभाषा है, गंधकीकरण का। किसका है? गंधकीकरण का परिभाषा है, रबर को गंधक के साथ गर्म करने की प्रक्रिया। अगला देखिए, निम्न में कौन योगशील बहुलक है? ये भी आपको पता होगा, सेंट्रल एग्जाम में भी आया हुआ था। नाइलॉन 6,6 योगशील बहुलक है। अगला देखिए, ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो ब्यूना एस जो होता है वह होता है आपका ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से मिलकर बनता है ब्यूना एस। ठीक है, चलिए ये भी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? तो कृत्रिम मीठा भी करता कौन होते हैं? तो बेसिकली तीन ही है जो हमारे बुक में वर्णन किया गया। सैकरीन जो सबसे मीठा होता है, सैकरीन जो सबसे मीठा होता है, और एस्पार्टेम ये भी कृत्रिम मीठा भी करता है, और सोडियम साइक्लोमेट, ये तीनों हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखोगे सबसे मीठा इसमें कौन है? सैकरीन है। अगला देखिए, वेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में करते हैं? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, बेहोशी की दवा, उपशामक। उपशामक का दोस्तों, उपशामक का फ्रेंड्स मतलब होता है कि दिमागी संतुलन, दिमागी उपचार में। तो वेलियम का जो उपयोग होता है वो दिमागी उपचार में ही होता है, मतलब उपशामक के रूप में होता है, ट्रैंक्विलाइजर्स के रूप में होता है। अगला देखिए, रासायनिक रूप से एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है? तो जो एस्पिरिन होता है वह एसिटाइल सैलिसाइलिक अम्ल है। बेसिकली एस्पिरिन क्या है? एसिटाइल या एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड है। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? तो फिनॉल बेंजल्डिहाइड, बेंजल एमिन और मैलिक एनहाइड्राइड। तो एंटीसेप्टिक के रूप में किसका उपयोग होता है? फिनॉल का। किसका उपयोग? फिनॉल का होता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक जिसको हिंदी में कहीं कहीं प्रतिरोधी भी लिखा रहता है, तो आप आंसर करोगे फिनॉल। ठीक है, और इसी प्रकार चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसमें सी यानी कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है? तो कार्बोनिल समूह किस में होता है? दो ही में होता है, एक होता है एल्डिहाइड में और एक होता है कीटोन में। एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। बेसिकली यहाँ कीटोन दिया हुआ है। अगला देखिए, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है इस सेट का हम लोग का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन टर्शियरी एल्कोहल है? तो टर्शियरी एल्कोहल का मतलब क्या हुआ? वह एल्कोहल जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसमें देख लीजिए 3 डिग्री कार्बन कौन है? 3 डिग्री कार्बन का मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन तीनों तरफ से 3 कार्बन जुड़ा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ देखिए ये बीच वाला कार्बन जो है यहाँ एक से जुड़ा है, एक यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से, मतलब बीच वाला जो कार्बन है 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, चलिए तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका इसमें से कितना आया और किस किस पे डाउट था और कितने डाउट आपके क्लियर हुए हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक मॉडल सेट के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ये मॉडल सेट जो है एकदम बेस्ट लेवल है। मैंने क्वेश्चन को रियलाइज़ किया है, ये एकदम बेस्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, और इसे आप ज़रूर पढ़ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।